हम लोग बच्चन सिंह जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर चर्चा कर रहे थे और उसका जो प्रारंभिक अध्याय है पिछले वीडियो तक में प्रारंभिक अध्याय पर ही चर्चा कर रहे थे। मैं लगातार पुस्तक को बीच बीच में पढ़ते हुए और बीच बीच में उसमें से कुछ नोट्स वगैरह लेते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये बात की थी कि संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नसेनी जो है उसका रामविलास शर्मा जी ने खंडन किया है, वह सही है। और अपभ्रंश साहित्य को क्यों पढ़ा जाना चाहिए हिंदी साहित्य के लिए, तो उसमें बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि यद्यपि अपभ्रंश का व्याकरण बहुत कुछ प्राकृत व्याकरण है, पर उन पर बोलचाल की भाषा के क्रियापदों, विभक्तियों, प्रसर्गों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनके माध्यम से ब्रजी, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, भोजपुरी के पूर्व रूप की एक झलक मिल सकती है और ये सभी हिंदी की बोलियां हैं। अपभ्रंश में विभिन्न काव्य रूपों, कथानक, रूढ़ियों आदि को लोक से लिया गया है, न प्राकृत से न संस्कृत से। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में कोई भी इतिहास ग्रंथ यदि लिखा जाए तो उसमें अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है, ऐसा बच्चन सिंह जी मानते हैं। बच्चन सिंह जी का ये मानना है कि एक कालावधि के बाद, और बच्चन सिंह जी का ही क्या मानना है ये तो सबको ये तो स्पष्ट है, ये बात ही स्पष्ट है कि एक कालावधि के बाद साहित्य रूप बदल जाते हैं और विधागत परिवर्तन के साथ मूल्यगत परिवर्तन भी होते हैं। तो वास्तव में इस विधागत और मूल्यगत संबंध सूत्रों की खोज में ही इतिहास दृष्टि भी निहित है और हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखते या पढ़ते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पदबंधों, उलटबासियों और दृष्टकूट का पूर्व रूप चर्यापद है जो सिद्धों के यहाँ प्रयुक्त होता है। पदबंध और उलटबासी ये कबीर और संत कवियों के यहाँ प्रयुक्त हुए हैं, जबकि दृष्टकूट सूर के यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। इन सब का पूर्व रूप जो है चमत्कार, जिसका प्रमुख उद्देश्य है चमत्कार प्रकट करना, उसका प्रमुख उद्देश्य है। ये सभी अपना पूर्व रूप चर्यापद से ही प्रकट करते हैं। अपभ्रंश के प्रमुख छंद दोहा, पद्धड़िया या अलिलल्लह, ये सभी जो हैं वे उसे हिंदी ने भी ग्रहण किया है। साथ ही यदि रासो काव्यों को देखा जाए तो आरंभ में रास एक गेय छंद था, बाद में रासो काव्यों की परंपरा ही चल पड़ी। हिंदी के आदिकाल में बहुत सारे रासो काव्य रचे गए हैं, किंतु रास की गेयता लुप्त हो गई।